माय प्रोफेसर हस्बैंड। कशिश अपने ससुराल वापस आई और वहां का माहौल हमेशा जैसा ही था। घर की औरतें काम में लगी हुई थीं और कशिश चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो पीछे से उसकी सास की आवाज आई। रुको, कहाँ जा रही हो? तुम तो ऐसे आती हो जैसे कि किसी होटल में रहती हो। बस आती हो, खाती पीती हो और निकल जाती हो, या फिर सोने के लिए आती हो यहाँ पर? अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर कशिश ने कहा, नहीं आंटी, ऐसा तो नहीं है। मैंने ऐसा क्या किया? कशिश की सफाई सुनते ही उसकी सास ने कहा, कुछ किया ही तो नहीं तुमने, और ना ही कुछ करती हो और नहीं करना चाहती हो। बस नाम की ही बहू हो तुम। मेरे तो कर्म फूट गए, तुम्हारे जैसी बहू जो मिल गई है। लगता है बेटे की शादी के बाद भी मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला। बस एक आदमी का काम बढ़ ही गया है। तुम्हारा भी खाना बनाना पड़ता है, और तुम तो कुछ भी काम में हाथ नहीं बंटाती। या फिर शायद तुम्हें कुछ करना आता ही नहीं है, कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। विराज की माँ कशिश को अक्सर ही इस तरह के ताने मारती रहती थी, जिन्हें कशिश ज्यादातर तो चुपचाप सुन लेती थी। लेकिन जब भी बात उसकी माँ बाप और घर वालों पर आती थी, तब वह नहीं रहती थी। इसीलिए जैसे ही उसकी सास ने यह बात कही, उसने तुरंत ही कहा, आंटी, आप बार बार मेरी मम्मी को बीच में क्यों ले आती हैं? और वैसे भी अभी मैं स्टडीज कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे घर का काम नहीं सिखाया, क्योंकि मेरे घर में लड़कियों के लिए भी उनकी पढ़ाई उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितने लड़कों के लिए। और हमारे यहाँ सब अपना कैरियर बनाते हैं, घर के कामों में फंसकर नहीं रह जाते। और वैसे भी मेरी अभी शादी नहीं होने वाली थी, इसलिए मुझे ये सब नहीं आता, और अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं ये सब करूं। कशिश ने जैसे ही ये सब कहा तो विराज की माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन तभी पीछे से आते हुए चाची ने कहा, वाह जी वाह, 10 to 12 साल की छोटी बच्ची हो। क्या तुम, वैसे तो 10 to 12 साल की बच्चियां भी तुमसे ज्यादा ही घर का काम लिख कर लेती हैं, लेकिन तुम तो बस आलसी और कामचोर हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानती हो। चाची की ऐसी जली कटी बातें सुनकर कशिश की आंखों में आंसू आ गया और उसने रोते धीमी आवाज में कहा, आखिर चाहती क्या हैं आप लोग? क्या करूं मैं? अपनी सास और चाची सास की बातें सुनकर कशिश लगभग रोने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसने धीमी आवाज में कहा, आखिर क्या चाहती हैं आप लोग? अगर ऐसा ही था तो क्यों आप लोगों ने मेरी शादी होने दी? इससे अच्छा तो आप शादी वाले दिन ही मना कर देते। क्या मुझे बातें सुनाने के लिए आप यहां पर शादी करके लाई हैं? कशिश की बात सुनते ही उसकी चाची ने तुनक कर कहा, ऐसी भी क्या बात सुना दिया हमने तुम्हें? सच ही तो बोला है। जी जी, आखिर तुम क्या ही काम करती हो? बताओ जरा, यह तो सरासर काम चोरी है। हम सब क्या पागल हैं जो दिन रात सारे लोगों के लिए घर का काम करते रहते हैं, और बहुओं का तो यही फर्ज होता है। लेकिन तुम हमेशा ही काम से बची रहती हो। बताओ ऐसा कब चलेगा? चाची की बात सुनकर कशिश ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी सास ने कहा, हाँ हाँ, मानसी एकदम ठीक कह रही है। इसलिए चलो, तुम आज से ही काम शुरू करो, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम सब्जियां काटने में ही मदद कर देना। धीरे धीरे सीखोगी तभी तो तुम्हें आएगा। कशिश को ठीक से सब्जियां काटना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह उनके सामने मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसे पता था अगर वह मना करेगी तो इस बात पर और भी हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपना बैग वहीं लिविंग एरिया में रखी हुई टेबल पर रखकर अपनी सास के साथ ही किचन में जाने लगी। जबकि वह कॉलेज से आई थी और काफी थकी हुई थी, उन लोगों ने उसे बैठने और रेस्ट करने का भी मौका नहीं दिया। उनके साथ जाने लगी, तभी पीछे से एक हाथ ने कशिश का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और आवाज आई, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। कशिश, चलो रूम में। वाह, और कोई नहीं विराज था, जो कि ठीक टाइम पर वहां पर आ गया था, और उसने शायद अपनी माँ और चाची की बातें भी सुन ली थी। लेकिन उसकी आवाज सुनकर कशिश ने सोचते हुए उसकी तरफ देखा, और विराज की बात पर तुरंत ही उसकी माँ ने कहा, तू घर के मामलों में क्यों बोल रहा है? यह हम औरतों के बीच की बात है, और वैसे भी वह इस घर की बहू है। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। ये सब काम तो करने ही पड़ते हैं घर की बहू को। अपनी माँ की बात सुनकर विराज ने पहले तो कशिश का हाथ उनके हाथ से छुड़ाया और कशिश को खींचकर अपने पीछे करते हुए कहा, देखिए माँ, कशिश भले ही इस घर की बहू है, लेकिन जिन हालातों में ये शादी हुई हम सब जानते हैं। वह उम्र में बहुत छोटी है और अभी वह कॉलेज में है, तो जरूरी नहीं है कि वह भी यह सब करे।
क्या अब तक जैसे हो रहा था वैसे नहीं हो सकता? अगर कशिश की वजह से काम बहुत बढ़ गया है, तो आप एक और हाउस हेल्प रख सकते हैं। उसके पैसे मैं दे दूंगा अलग से। आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो कशिश। कशिश की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए विराज ने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर दूसरे हाथ से विराज ने कशिश का कॉलेज बैग उठाया और उसे अपने साथ लेकर रूम में आ गया। विराज को ऐसे कशिश को अपने साथ ले जाते देखकर चाची ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा, जी आपका बेटा तो गया हाथ से। विराज की मां ने भले ही अपनी देवरानी की इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्से में वह चुपचाप वहां से चली गई। विराज अंदर आते ही कशिश बेड के एक कोने में बैठकर रोने लगी और उसने कहा, क्या सच में मैं आलसी और कामचोर हूं? लेकिन मुझे ये सारे काम नहीं आते तो क्या करूं? और अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, घर के काम सीखने का ये कोई सही टाइम भी तो नहीं है। और वैसे भी मैंने सीधे मना नहीं किया, मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा रही थी। वह लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? कशिश को खुद समझ नहीं आया कि वह विराज से सवाल कर रही है या फिर उसे सफाई दे रही है। लेकिन उसे इस वक्त इन दोनों ही चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विराज भी अपने घर वालों को अच्छी तरह से जानता था और उसने भी उनकी कन्वर्सेशन सुन ली थी। इसलिए वह कशिश के सामने आकर बैठा। उसने कशिश का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके दोनों कंधों को हल्के हाथों से पकड़ता हुआ बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सबके सामने बोल दिया है। मैं फिर से सबको ये बात अच्छे से समझा दूंगा। फिर तुम्हें कोई कुछ भी करने को नहीं बोलेगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो। विराज ने बहुत ही शांत तरीके से उसे ये बातें समझाईं। कशिश ने भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से विराज की आंखों में देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वह कपड़े बदलने के लिए चली गई और विराज वहीं कमरे में अपने कपड़े बदलने लगा। जब कशिश वॉशरूम से चेंज करके बाहर आई, तब विराज किसी से फोन पर बात कर रहा था। कशिश ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी किताबें सही से रखने लगी। उसका पढ़ने का मन नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों न स्टडी टेबल ही साफ कर ले। इसके बाद उसने अपने कपड़े भी अलमारी में अच्छे से रख दिए और बाकी बचा हुआ सामान भी सही से लगाने लगी। कुछ देर बाद विराज का फोन खत्म हुआ। वह कमरे से बाहर चला गया। काफी देर के बाद जब वापस आया, तो उसके साथ स्वाति भी थी। विराज और स्वाति दोनों के हाथों में खाने की प्लेटें थीं। विराज कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि कशिश बेड पर लेटी हुई थी, आंखें बंद किए हुए। विराज ने इशारे से स्वाति को कहा कि वह खाने की प्लेटें बेड के सामने वाली टेबल पर रख दे और फिर बाहर चली जाए। स्वाति ने वैसे ही किया और चुपचाप कमरे से निकल गई। कशिश सो नहीं रही थी। उसने कमरे में किसी के आने की आहट तो सुन ली थी, लेकिन उसे पता था कि कमरे में अब सिर्फ विराज ही आ सकता है, इसलिए उसने आंखें खोलकर देखने की जरूरत नहीं समझी। तभी विराज की आवाज सुनाई दी, कशिश उठो, सो गई हो क्या? ऐसे खाली पेट नहीं सोना चाहिए। चलो पहले डिनर कर लो। कशिश ने आंखें खोले बिना ही कहा, खाली पेट कहाँ है? आपकी माँ और चाची के ताने सुनकर ही मेरा पेट इतना भर गया है कि अब और कुछ खाऊंगी तो शायद हजम भी न हो। ये कहते कहते उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। कशिश को यूं रोते देख विराज का दिल भी भर आया। उसने कशिश का हाथ अपने हाथ में लिया और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रखकर उसे प्यार से सहलाया। फिर उसे धीरे से सहारा देकर बेड पर टेक लगाकर बिठा दिया और बोला, अपनी माँ और चाची की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज माफ कर दो उन्हें। और अगर गुस्सा करना ही है तो उन पर ही करना, इस खाने पर मत उतारो। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी और तुम्हें दवाइयां लेनी पड़ेंगी। विराज ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन कशिश शायद इस वक्त समझने के मूड में नहीं थी। उसने एकदम से कहा, अगर मैं यहाँ पर सबको इतना ही खटकती हूँ तो इससे तो अच्छा है मैं अपने घर वापस चली जाऊं। ऐसे यहाँ पर रहने का क्या फायदा जब किसी को भी मेरी नहीं पड़ी है। कशिश के इतना कहते ही विराज ने तुरंत ही मुंह बनाकर कहा, अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम कि तुम्हारी किसी को नहीं पड़ी? क्या मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? और तुम चली जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर? कशिश ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, सिर्फ नाम के ही हस्बैंड है, आपको भी मेरी कहाँ पड़ी है? बस ये खाना खिलाने वक्त ही आपको मैं याद आती हूँ। बाकी टाइम तो कोई मेरी बात नहीं मानते। अब इतना मन था मेरा पेरिस जाने का, वह भी अपने मन कर दिया नहीं जा पाए।
और मुझे तो लगता है अब यही मेरी किस्मत है, बस बातें और ताने सुनना। कब तक आप मुझे ऐसे डिफेंड करेंगे? कशिश का हाथ अपने हाथों में लेते हुए विराज ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा जब भी जरूरत पड़ेगी, और मैं वादा करता हूं आगे से कोई तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा मेरे रहते हुए। और अगर मेरे पीठ पीछे किसी ने भी तुम्हें कुछ कहा तो तुम तुरंत ही मुझे बताना। मैं जरूर सबसे बात करूंगा और तुम्हें यह सब कुछ सहन नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ से अलग भी रह सकते हैं। कशिश ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप अपने घर परिवार से दूर हो। ऐसे में तो सब और मुझे ही बुरा भला कहेंगे, मुझे और ज्यादा नफरत करने लगेंगे आपके घर वाले। विराज ने उसे समझाते हुए कहा, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करता है, तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यहाँ पर बस सब ऐसे ही है, थोड़े सख्त रवैया के, और उन्हें शायद कुछ भी चेंज पसंद नहीं आता, बस इसीलिए धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएंगे। इस बार विराज की बात समझने की कोशिश करते हुए कशिश ने और कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। तो विराज भी मुस्कुरा दिया और फिर उसने कहा, चलो अब खाना खा लो, मुझे भी भूख लगाई है अब तो। विराज ने तीसरी बार कहा तो आखिर कशिश अब मना नहीं कर पाई, क्योंकि भूख तो उसे भी लगी थी। वह अपनी जगह से उठी और फिर टेबल के सामने वाले काउच पर आकर बैठ गई। विराज भी उसके बगल में बैठा और दोनों बातें करते हुए एक साथ डिनर करने लगे। तभी विराज ने पूछा, तुमने कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है क्या? कशिश खाना खा रही थी और उसके मुंह में निवाला था, इसलिए बिना कुछ बोले उसने नहीं में अपनी गर्दन हिला दी। तो फिर विराज ने पूछा, क्यों तुम्हें ऐसे प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं है? क्या कोई तो एक्टिविटी होगी जिसमें तुम पार्टिसिपेट करना चाहो? मुंह में भरा हुआ खाना निगल लेने के बाद कशिश ने कहा, नहीं, वह एक्चुअली मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना है, तो मैं इन सब में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। जब तक कल्चर प्रोग्राम होगा मैं यहाँ पर घर से ही स्टडीज करूंगी, बस मुझे यहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करें। विराज का खाना भी अब तक हो गया था, तो कशिश की ये बात सुनते ही विराज ने धीरे से आगे जाकर उसके माथे पर चूमते हुए कहा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। विराज की बात सुनकर और उसके ऐसे कॉन्फिडेंस से ये बात बोलने पर कशिश को उसकी बात पर जैसे यकीन हो गया और उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। साथ ही विराज का ऐसे माथे पर किस करना भी उसे बहुत अच्छा लगा था। उसे एक अलग ही सेफ्टी और सिक्योरिटी भरी फीलिंग आ रही थी। उन दोनों ने खाना खत्म किया और फिर कशिश प्लेट लेकर बाहर जाने लगी, तो विराज ने उसे रोका और उसके हाथ से वह सारी प्लेट्स ले ली और उसने कहा, तुम यहीं रुको, ये मैं रख कर आता हूं। कशिश ने भी कुछ नहीं कहा और विराज के जाने के बाद भी वह उसके बारे में सोचती रही और उसने अपने मन में कहा, विराज सर इतने परफेक्ट है, लेकिन उनकी फैमिली में क्यों कोई भी उनके जैसा इतना समझदार नहीं है। वह कितनी आसानी से मुझे समझ लेते हैं और अपनी सारी बातें भी मुझे समझा देते हैं। शायद उन्होंने तो मेरी नाराजगी भी दूर कर दी है। शायद पेरिस जाना इस बार मेरे नसीब में ही नहीं था। इतना बोलकर कशिश ने आखिर यह बात एक्सेप्ट कर ली थी और फिर विराज जब तक वापस आता वह दोनों का बिस्तर ठीक करने लगी। उसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन चार्जिंग से निकाला और बेड में अपनी साइड पर लेटकर वह मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ देखने लगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।